morning, dear students. The next topic is law of variable proportions. What is law of variable proportions? It is also called returns to a factor. Returns to a factor means resultant increase in the total product when only one factor is increased and keeping all other factors fixed. As we have already studied that in the short run, when one input is variable and all other inputs are fixed, the production function exhibits the law of variable proportions. शॉर्ट रन में कुछ फैक्टर्स फिक्स्ड होते हैं, कुछ फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं. इसी वजह से एक लॉ जनरेट होता है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस. इस रिटर्न्स टू ए फैक्टर का मतलब क्या है कि टोटल प्रोडक्शन में कुछ इंक्रीमेंट होता है, कुछ इंक्रीज होता है अगर हम एक फैक्टर को ही इंक्रीज करें और बाकी सारे फैक्टर्स को फिक्स्ड रखें. नाउ सी व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ दिस लॉ. LVP states that as we increase quantity of only one input, keeping other factor inputs fixed. अगर हम बाकी के इनपुट्स को फिक्स रखें, केवल एक इनपुट को क्वांटिटी को इंक्रीज करें, तो जो टोटल प्रोडक्ट है स्टार्टिंग में इनिशियली वो तेज़ी से बढ़ता है, इंक्रीजेज एट एन इंक्रीजिंग रेट, देन एट अ डिमिनिशिंग रेट, फिर वो धीरे धीरे इंक्रीज होता है एंड फाइनली एट अ नेगेटिव रेट, और फाइनली वो बाद में जाके नेगेटिव हो जाता है. So according to law of variable proportions, the changes in TP and MP can be classified into 3 phases. ये 3 phases में ये changes को divide किया गया है. फर्स्ट फेज में TP इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ता है यानी तेज़ी से बढ़ता है, उसी स्टेज में MP राइज होता है. सेकेंड स्टेज में TP डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ता है यानी धीरे धीरे बढ़ता है, उसी स्टेज में MP डिक्रीज होता है बट पॉजिटिव रहता है. एंड थर्ड फेज इज TP फॉल्स, टोटल प्रोडक्शन फॉल हो जाती है बट मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाता है. ये लॉ का स्टेटमेंट है दैट देर आर 3 फेजेस इन दिस लॉ. फर्स्ट इज इंक्रीजिंग रेट ऑफ रिटर्न, इसको इंक्रीजिंग स्टेज बोलते हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर भी बोलते हैं. सेकंड स्टेज को डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर बोलते हैं एंड थर्ड स्टेज को नेगेटिव रिटर्न्स टू अ फैक्टर बोलते हैं. Now some are the assumptions of this law of variable proportions. Assumptions होती हैं शर्तें, किस शर्त पे हम इस लॉ को बता रहे हैं. फर्स्ट इज इट ऑपरेट्स इन शॉर्ट रन. एक तो ये लॉ सिर्फ शॉर्ट रन में ही अप्लाई होता है क्योंकि इसमें वेरिएबल फैक्टर भी है और फिक्स फैक्टर भी है. लॉन्ग रन में तो सभी फैक्टर्स वेरिएबल हो जाते हैं बट शॉर्ट रन में फिक्स्ड भी होते हैं और वेरिएबल भी होते हैं. सेकेंड इज द लॉ अप्लाइज टू ऑल फिक्स्ड फैक्टर्स इंक्लूडिंग लैंड. ये लॉ सभी फिक्स्ड फैक्टर्स पे अप्लाई होता है, लैंड को भी इसमें इंक्लूड किया गया है. थर्ड इज अंडर दिस लॉ डिफरेंट यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर कैन बी कंबाइंड विद द फिक्स्ड फैक्टर. एक फैक्टर हम फिक्स लेते हैं तो लेकिन जो वेरिएबल फैक्टर हम लेते हैं उसके अलग अलग यूनिट्स को हम उसके साथ कंबाइन करके चलते हैं. देन दिस लॉ अप्लाइज टू द फील्ड ऑफ प्रोडक्शन ओनली. ये लॉ केवल प्रोडक्शन की फील्ड में अप्लाई होता है, ये सर्विस सेक्टर में अप्लाई नहीं होता. The effect of change in output due to change in variable factor can be easily determined. ये जो हम चेंज कर रहे हैं, आउटपुट का चेंज दिखा रहे हैं कि ये इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ रहा है, डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ रहा है या नेगेटिव रेट पे है, ये जो हम चेंज शो करते हैं इट इज़ ओनली ड्यू टू द चेंज इन वेरिएबल फैक्टर. क्योंकि हमने एक फैक्टर को वेरिएबल रखा है जिसमें चेंज आता है और उसको हम इजीली डिटरमाइन कर सकें, हमें पता लग जाए कि इसे एक वेरिएबल फैक्टर चेंज करने की वजह से आउटपुट में कितना चेंज आया है. देन इट इज़ अज्यूम दैट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बिकम इम्परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स ऑफ ईच अदर बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट. ये भी माना गया है इसमें कि ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं ये एक दूसरे के प्रॉपर सब्सटीट्यूट्स नहीं हैं. एक लिमिट के बाद ये सब्सटीट्यूट्स नहीं रहते. जैसे लेबर है सपोज़ और मशीनरी है, तो काम तो प्रोडक्शन तो मशीनरी की हेल्प से भी हो सकती है और लेबर की हेल्प से भी हो सकती है. ये सब्सटीट्यूट तो हैं बट एक लेवल के बाद आके ये एक दूसरे के सब्सटीट्यूट नहीं रहते. जैसे मशीनरी एक दिन में 1000 गुड्स को प्रोड्यूस कर दे तो एक सिंगल लेबर उतना नहीं कर सकता, तो ये एक दूसरे के परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स नहीं हैं. एक लिमिट के बाद ये इम्परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स हो जाते हैं. Next assumption is the state of technology is assumed to be constant during the operation of this law. टेक्नोलॉजी को कांस्टेंट माना गया है, एक ही टेक्निक से कंटिन्यूसली काम होगा तभी ये लॉ ऑपरेट होगा, अदरवाइज नहीं होगा.
एंड इट इज़ अज्यूम दैट ऑल वेरिएबल फैक्टर्स आर इक्वली एफिशिएंट। ये जो हम वेरिएबल फैक्टर यानी लेबर की बात करते हैं ये इक्वल एफिशिएंट हैं, सभी एक जैसी एफिशिएंसी से काम करते हैं, ऐसा माना गया है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द लॉ विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। सपोज अ फार्मर हैज़ 1 acre ऑफ लैंड। एक फार्मर के पास 1 acre लैंड है। अब हमने लैंड को फिक्स फैक्टर मान लिया, सो शेड्यूल में हम फिक्स फैक्टर को लैंड को सेम शो करेंगे हर जगह पर। अगर 1 acre लैंड है तो थ्रू आउट वो 1 acre लैंड ही है। ऑन विच ही वॉन्ट्स टू इंक्रीज द प्रोडक्शन। अब ये इसी लैंड पे प्रोडक्शन को इंक्रीज करना चाहता है विद द हेल्प ऑफ लेबर। लेबर क्या है? वेरिएबल फैक्टर है, तो हम लेबर को वो इंक्रीज करना शुरू करेगा। इस लॉ में हमने क्या पढ़ा है कि एक फैक्टर फिक्स रहेगा, दूसरे फैक्टर को हम इंक्रीज करना शुरू करेंगे। सो लेबर को इसने 1 by 1 इंक्रीज करना शुरू किया, 1 2 3 4 5 and 6। नाउ व्हेन ही एम्प्लॉयड मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ लेबर, इनिशियली आउटपुट इंक्रीज्ड एट एन इंक्रीजिंग रेट। इसका आफ्टर इफेक्ट क्या हुआ फिक्स्ड फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करने का, कि स्टार्टिंग में जो टोटल प्रोडक्शन है वो तेज़ी से बढ़ी, इंक्रीज्ड एट इंक्रीजिंग रेट, एंड देन एट डिक्रीजिंग रेट। उसके बाद इंक्रीज तो हुआ बट धीरे धीरे हुआ। जैसे यहाँ 20 का डिफरेंस था तो नेक्स्ट डिफरेंस कम हो गया है, 15 का डिफरेंस है, उसके बाद 7 का डिफरेंस है, तो इसको हम डिक्रीजिंग रेट बोलते हैं कि इंक्रीज तो हो रहा है बट अब धीरे धीरे हो रहा है। एंड फाइनली एट अ नेगेटिव रेट, उसके बाद वो रिटर्न कम होना शुरू हो गया, यानी एक बार कांस्टेंट हुआ और फिर कम हो गया। दिस बिहेवियर ऑफ आउटपुट इज शोन इन दिस टेबल। ये कैसे बनाना है शेड्यूल? आपको एक फिक्स्ड फैक्टर लेना है, एक वेरिएबल फैक्टर लेना है जिसको 1 by 1 इंक्रीज करना है, देन शो टीपी एट इंक्रीजिंग रेट, then diminishing rate, constant, and then negative. What was the phase of MP? In first stage MP increases, then it decreases but positive, and finally it becomes negative. ये जो 3 stages 3 phases हमने पढ़े थे, increasing returns to a factor, second phase is diminishing returns to a factor, and third phase is negative returns to a factor जहाँ पे MP negative हो गया। इस शेड्यूल को हम इस तरह से भी बना सकते हैं। सी लाइक हमने लैंड लिया, फिक्स लेना है तो उसको हम फिक्स्ड ही ले लेंगे, ठीक है। देन वी विल टेक लेबर, इसको हम 1 by 1 इंक्रीज करेंगे, देन वी विल टेक टीपी एंड देन वी विल टेक एमपी। तो आप एमपी को भी पहले लिख सकते हैं अगर ये समझ नहीं आ रहा कि ये कैसे इंक्रीज करना है। हमें ये तो पता है कि एमपी पहले राइज होगा। सपोज आई एम राइटिंग 1 2 3, एमपी राइज होता है पहले, ठीक है, उसके बाद फॉल होता है बट पॉजिटिव रहता है, एंड देन फाइनली इट बिकम्स नेगेटिव। हम एमपी को भी पहले लिख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। उसके बाद हम इसके हिसाब से टीपी को लिख लेंगे। फर्स्ट इज सेम, देन 1 + 2 3, देन 3 + 3 6, देन 6 + 2 8, 8 + 1 is 9, and 9 - 2 is 7। अब आप खुद देखिए ये वही रेट्स आएंगे, पहले ये 2 इंक्रीज़ हुआ फिर 3 इंक्रीज़ हुआ, यानी इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ रहा है। उसके बाद देखो इंक्रीज़ हो रहा है बट धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, डिमिनिशिंग रेट। यहाँ 2 यूनिट्स बढ़े थे फिर यहाँ 1 ही यूनिट बढ़ा, डिक्रीज़ हो गया रेट, एंड फाइनली इट फॉल्स। सो इट बिकम्स, ये 3 फेजेस हो गए हमारे, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर, diminishing returns to a factor, and negative returns to a factor. Now it can be shown in graph also. See, x axis पे हम लेंगे units of variable factor and y axis पे हम लेंगे total product and marginal product। ये हम दोनों एक ही ग्राफ में भी ले सकते थे, यहाँ समझाने के लिए आपको अलग अलग ग्राफ में बताया गया है। तो जब टीपी के पॉइंट्स आप प्लॉट करोगे तो वो आप देखेंगे कि ग्राफ शुरू में बिल्कुल ऊपर की तरफ जाएगा, दिस इज इंक्रीजिंग रिटर्न्स, उसके बाद धीरे धीरे ऊपर जाएगा एंड फाइनली इट फॉल्स, ये नेगेटिव रिटर्न आ जाएगा, ये डिमिनिशिंग रिटर्न। एंड इसी तरह से जब हम एमपी को देखेंगे तो स्टार्टिंग में एमपी राइज होगा, देन फॉल्स एंड देन बिकम्स नेगेटिव। जहाँ पे एमपी 0 होगा उसको जब आप मैच करेंगे टीपी से जाके, देन टीपी विल बी मैक्सिमम एट द स्टेज ऑफ MP इज़ 0। आप ये चीज़ शेड्यूल में भी देख सकते हैं, जहाँ MP 0 है वहीं पे TP का नंबर मैक्सिमम है। सो दीज आर द 3 stages ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस।
Now see the details of these three phases. Phase 1 was increasing returns to a factor in which TP increases at an increasing rate. In the first phase, every additional variable factor यानी हर एक additional labor के साथ साथ total production हमारी increase होती चली गई थी. It means TP increasing rate पे बढ़ा था और MP हर वेरिएबल फैक्टर का हर लेबर के साथ साथ MP राइज होना स्टार्ट हो गया था. इट हैपन्स, ऐसा होता है क्योंकि स्टार्टिंग में जो हम लेबर लगाते हैं उसकी क्वांटिटी इतनी कम होती है लैंड के हिसाब से कि जैसे ही प्रोडक्शन स्टार्ट होती है तो ऐसा लगता है कि फिक्स्ड इनपुट का यूज़ होना शुरू हो गया, यानी लैंड का एक प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना शुरू हो गया, विच रेजेज द प्रोडक्टिविटी ऑफ वेरिएबल इनपुट, जिससे कि लेबर की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है. डिवीज़न ऑफ लेबर, काम डिवाइड होता है. एक लेबर था पहले, फिर 2 आया, फिर 3 आया. जैसे जैसे ज़्यादा लोग आते चले जाते, लैंड का यूज़ होना ज़्यादा स्टार्ट हो जाता है स्टार्टिंग में. इस वजह से टीपी तेज़ी से बढ़ता है. सो जैसे हमने शेड्यूल और डायग्राम बनाया तो एक लेबर ने 10 यूनिट्स प्रोड्यूस किए, ठीक है, जबकि दूसरे के आते ही 30 यूनिट्स हो गए. इसका मतलब टीपी तेज़ी से बढ़ा और एमपी राइज हुआ, अपने मैक्सिमम पॉइंट तक गया, पी तक, विच मार्क्स द एंड ऑफ द फर्स्ट फेज. यहाँ पे फर्स्ट फेज आपका एंड होता है. उसके बाद स्टेज शुरू होती है सेकंड, दैट इज़ डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर. अब सेकंड फेज में क्या होता है, जब एडिशनल लेबर हम लगाते हैं उससे लेस अमाउंट ऑफ आउटपुट जनरेट होता है, जिसको हम डिमिनिशिंग रेट पे बढ़ना कहते हैं, या एमपी फॉल होता है विद एन इंक्रीज इन वेरिएबल फैक्टर. इसलिए हम इस स्टेज को डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर कहते हैं. ऐसा क्यों होता है, एक लेवल ऑफ आउटपुट के बाद अब हम बार बार लेबर को इंक्रीज़ ही करते जा रहे हैं तो लैंड पे भी तो प्रेशर आना शुरू हो गया, लैंड की प्रोडक्टिविटी फॉल होनी शुरू हुई. इसलिए सेकंड फेज़ वहाँ पे एंड हो जाता है जहाँ पे एडिशनल प्रोडक्शन यानी मार्जिनल प्रोडक्ट ज़ीरो हो जाए और टीपी अपने मैक्सिमम पॉइंट पे पहुँच जाए. ठीक है, कोई भी फर्म होगी, कोई भी एक अच्छा प्रोड्यूसर होगा, रैशनल प्रोड्यूसर होगा, वो हमेशा सेकंड स्टेज को ही अचीव करना चाहता है, क्योंकि सेकंड स्टेज में उसकी टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम हो जाती है और एडिशनल प्रोडक्शन जो है वो हमेशा पॉजिटिव रहती है, एमपी नेगेटिव नहीं होता. एंड थर्ड स्टेज इज़, अगर आप अब भी आप ज़रूरत से ज़्यादा लेबर लगाते जाएंगे तो उससे हमारी टोटल प्रोडक्शन फॉल होगी, क्योंकि यहाँ पे लैंड की कैपेसिटी कंप्लीट हो चुकी है, उससे ज़्यादा उसमें प्रोडक्शन हो ही नहीं सकती, आप कितना भी एडिशनल वेरिएबल इनपुट लगा लीजिए. तो जब अमाउंट ऑफ लेबर बहुत ज़्यादा हो जाए फिक्स्ड इनपुट के हिसाब से, तो उससे टोटल प्रोडक्शन कम हो जाती है. इसलिए थर्ड स्टेज कहाँ से स्टार्ट होती है, जब एमपी नेगेटिव हो जाता है. इसलिए हम इस स्टेज को नेगेटिव रिटर्न्स टू अ फैक्टर कहते हैं. अब इन तीनों स्टेजेस में से बेस्ट स्टेज कौन सी है, बेस्ट स्टेज जो है वो सेकंड फेज़ है, क्योंकि फेज़ 1 में अभी प्रोड्यूसर के पास स्कोप है, वो और ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकता है और ज़्यादा प्रॉफिट्स अर्न कर सकता है. ठीक है, लेकिन और थर्ड स्टेज में वो चीज़ चली गई नेगेटिव. एंड इन फेज़ 3 मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिव होता चला गया. सो दिस फेज इज़ रूल्ड आउट ऑन द ग्राउंड ऑफ टेक्निकल इनएफिशिएंसी. थर्ड स्टेज को हम एक टेक्निकल इनएफिशिएंसी वाली स्टेज बताते हैं. और एक अच्छा प्रोड्यूसर, एक समझदार प्रोड्यूसर विल नेवर प्रोड्यूस इन द थर्ड फेज. सो हर जो प्रोड्यूसर है उसका पर्पज़ होता है विल एम टू ऑपरेट इन फेज़ 2, क्योंकि वहाँ पे टीपी मैक्सिमम है और एमपी हर वेरिएबल फैक्टर के लिए, हर लेबर के लिए पॉजिटिव है. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.